हेलो बच्चों, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट 10 इयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, आज वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 से लेके 2010 तक। इसके पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं एक बार बता दूं कि आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं रोज रोज वीडियो बनाने के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट डालने के लिए। थैंक यू। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली are kept at a distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes. बेहद आसान क्वेश्चन है। इनफैक्ट नीट में, आप नीट का एक बेसिक समझ लीजिए, नीट में बहुत क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं 45 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन बेहद इजी आते हैं। केवल फार्मूला रखिए और क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। आईआईटी और नीट में यही एक बेसिक डिफरेंस है। नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बेहद आसान है, कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन है। क्या कहा गया? दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो हमारे पास ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ है। क्या? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ है। अब क्वेश्चन में तो दो चार्ज गिवन है, वो क्या है? एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन उसके बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि आर स्क्वायर है। ठीक, अब क्या कहा गया? अब कहा गया कि 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, देखिए है क्या, दो चार्ज थे, एक ए था एक बी था, इसके बीच का डिस्टेंस आर था। ठीक है, यहां पे क्यू था, यहां पे माइनस क्यू था। अब क्या किया गया कि इसका 25% चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया। तो अब इस पे चार्ज बचेगा कितना? मान लीजिए इस पे क्यू ए बचेगा, तो क्यू ए कितना होगा? 25% चला गया है, मतलब क्यू बाई 4 चला गया है, 1/4। कितना बच गया क्यू ए? दिस इज 3Q बाई 4। अब यही चार्ज इस पे गया होगा। ठीक है, इस पे मान लीजिए कि क्यू भी है, तो क्यू भी क्या होगा? माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 4। ये कितना हो गया? -4Q प्लस क्यू बाई 4, दैट मीन्स -3Q बाई 4। मैंने यहां पे मैग्नीट्यूड लिखा था, F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आप क्यूबी और क्यूबी का मैग्नीट्यूड लिखें तो नया फोर्स क्या आएगा? F डैश विल बी इक्वल टू के क्यू ए। क्यू ए कितना है? 3Q अपॉन 4, और क्यूबी का भी मैग्नीट्यूड कितना है? 3Q बाई 4। ये हो गया इसका स्क्वायर। ये कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस, डिस्टेंस बच गया, डिस्टेंस तो आर स्क्वायर वही है, आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 9/60। देख लीजिए, ये क्या था? एफ डैश क्या आ गया? 9/16F। ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन डी सही। सिंपल सा क्वेश्चन था, 12th का जो फर्स्ट टॉपिक ही है न्यूमेरिकल वाला, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का ही है। ठीक है, ये भी बेहद आसान क्वेश्चन। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि नीट के अंदर
आसान क्वेश्चन ही आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन इजी रहते हैं। ये भी क्या एकदम फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, ठीक है, with linear charge density plus lambda and minus lambda placed at a distance 2r। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमें पहले से रिजल्ट पता है, जो डेरिवेशन किए हुए हैं पहले, वहां से हमें रिजल्ट पता है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये फॉर्मूला है। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द 2 लाइन चार्जेस। अब मान लीजिए ये लाइन चार्ज होता हमारा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r, ठीक है, ये प्लस और ये वाला माइनस। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से अवे होता है और निगेटिव की तरफ होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसका मतलब हमें कहां पूछना है, मिडवे पे, दैट मीन्स यहां से r डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस था तो मिडवे कहां होगा, r डिस्टेंस पे। अब डायरेक्शन देखिए, ये पॉजिटिव है तो इसके वजह से इधर की तरफ, और ये निगेटिव है तो इसकी वजह से भी इधर की तरफ। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और निगेटिव चार्ज की तरफ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इसकी वजह से मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज वाले की वजह से E1 है और निगेटिव चार्ज वाले की वजह से E2 है, तो हमारा क्या हो गया, नेट E क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक है, और दोनों की वजह से क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इसकी वजह से भी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहां देखिए साइन हमने नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। फिजिक्स में एकदम ध्यान से समझ लेने वाली बात है, अगर आप डायरेक्शन खुद बता देते हैं तो साइन लगाने की जरूरत नहीं रहती है। हमने यहाँ क्या है, डायरेक्शन बता दिया कि इधर की तरफ है, इसलिए इसकी वजह से हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, तो फिर हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं। फिजिक्स के अंदर निगेटिव साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इधर की तरफ था माइनस की वजह से, तो हमने डायरेक्शन बता दिया, तो फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड रखा। ये क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस ए इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल फार्मूला रखा, क्वेश्चन आ गया, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2019 का ही है और ये भी महा आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है, हम लोग जो डेरिवेशन पढ़ते हैं गॉस लॉ का, डायरेक्ट उसका रिजल्ट है। क्वेश्चन क्या है कि हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r है, ठीक है। कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। सिंपली गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हॉलो स्फीयर है, इसका चार्ज, सारा का सारा चार्ज कहां पे होगा, इसके सरफेस पे होगा। वेरी गुड, सरफेस पे चार्ज आ गया। अब कहां पूछा गया है, अंदर, और फिर पूछा गया है बाहर। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां पे निकालना है वहां से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींच देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, अंदर निकालना है, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहां से एक गॉसियन सरफेस खींच दिया,
आर रेडियस का, ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है। अब इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज है? कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, देखिए, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ है? उसके सरफेस पे है। तो यहां से लेके इसके अंदर कहीं भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ई जीरो हो गया, क्योंकि चार्ज इंक्लोज जीरो। कब? जब रेडियस, जब जो पोजीशन है रेडियस से कम है, स्मॉल आर इज लेस देन आर। अब सेकेंड पार्ट कि जब बड़ा हो जाए, दैट मीन्स बाहर पूछा गया, मान लीजिए इस पॉइंट पे पी डैश, तो यहां से गॉसियन सरफेस खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, गॉस लंब आता है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? जो इस सरफेस पे चार्ज होगा, जो इस सेल पे चार्ज होगा, ठीक है, जो इस स्फीयर पे चार्ज होगा, क्या है? क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ। इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर की तरफ। तो थीटा एंगल कितना आ जाएगा? 0 cos 0 1। इसको मैंने क्या लिख दिया? ई। अब इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज कितना इंक्लोज है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखिए, इसका मतलब कि यहां से यहां पे 0 और उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर ग्राफ के थ्रू दिखाना हो दिखा दीजिए। ई इधर आर, जब तक आर है क्या होगा? 0, उसके बाद घटता चला जाएगा। आंसर देखिए कौन सा होगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो। अब आते हैं 2018 के क्वेश्चन पे। ठीक है, अगेन महा इजी क्वेश्चन है। जो लोग 12th ठीक से पढ़े हुए हैं, एक बार जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है किए हुए हैं, तो डायरेक्ट डेरिवेशन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अ मेटल प्लेट ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग चार्ज Q एंड एरिया A। दैट मीन्स दो प्लेट्स के बीच कितना फोर्स लगता है। ये बोर्ड में बार बार कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, देखते हैं क्या है। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लीजिए इस पे प्लस Q चार्ज है और इस पे माइनस Q चार्ज है। ठीक है, अब इस प्लेट की वजह से अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ऑफ प्लस Q चार्ज। ठीक है, हमें ये पहले से रिजल्ट पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्वेश्चन में एरिया गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास रिजल्ट पहले से है कि प्लेट की वजह से, मेटल प्लेट की वजह से उसके प्रॉक्सिमिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू रख दिया Q अपॉन A। अब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। अब वहां पे अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? हमें बचपन से पता है कि F मस्ट बी इक्वल टू QE, क्योंकि E का डिफिनीशन ही है फोर्स पर यूनिट चार्ज। E की वैल्यू रख दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या आ गया? F इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स। अब डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता था या
ये पूछा गया है कि किस पे प्रोपोर्शनल है। कहा गया प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसमें कहीं डिस्टेंस का बात नहीं है, देखिए इसमें कहीं भी डिस्टेंस नहीं आया हुआ है। दैट मीन्स लिनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बी भी नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ए भी नहीं होगा। ऑप्शन विल बी सी, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अभी आपको याद रखना है, जो हार्ड वर्किंग है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड में तो हर 2 साल 3 साल में आता ही हुआ है, ठीक है ना। कैपेसिटर का पैटर्न क्वेश्चन है कि उसका एनर्जी स्टोर कितना होता है, उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। उनके प्लेट्स के बीच फोर्स कितना होता है, ठीक है। उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। सब पैटर्न क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर हो गया। थैंक यू। 2018 का ही क्वेश्चन देखते हैं। ये भी महा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक। तो मान लीजिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लाएगा, नीचे उसका मास MEg, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है, तो जो फोर्स होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही लगेगा। दैट मीन्स इस पे जो फोर्स लगने वाला होगा QE, ये भी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इस पे जो F नेट हो गया वो क्या हो गया, MEg प्लस EE। इसका एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाए तो क्या होगा, F नेट अपॉन ME, दिस विल बी G प्लस EE अपॉन ME, ठीक है। ये तो आ गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हुआ है तो डिस्टेंस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन आ चुका है, ठीक है। ये वाला हम यहाँ वैल्यू रखेंगे अभी बाद में, थोड़ा सा पहले प्रोटॉन वाला डिस्कस करें। प्रोटॉन क्या है, कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो गया और नीचे आ रहा है प्रोटॉन। दैट मीन्स इस पे अब जो फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स, उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये नीचे हो गया और अगेन इसका मास प्रोटॉन का नीचे हो गया। अगेन इस केस में भी क्या हो गया, F नेट क्या हो गया, MPg प्लस EE। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, G प्लस EE अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मैंने इसीलिए इसको रोक दिया था। यहां देखिए कंपेयर करना है हमें, यहां भी G है, यहां भी G है। कंपेरिजन करना है हमें, तो हम चाहें तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली उसको हटा देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए अगर मैं इन दोनों में से G हटा दूं, इसमें से भी G हटा दूं, इसमें से भी G हटा दूं, इफेक्ट हो, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए क्या हो गया, H 0 प्लस हाफ। एक जगह पर केवल मैं ये वाला टर्म ले रहा हूं क्योंकि दोनों में से G हमने हटा दिया। तो क्या हो गया, E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए ये भी h डिस्टेंस ही चल रहा है, ये भी क्या होगा, UT प्लस हाफ
AT स्क्वायर, अगेन इसके लिए क्या होगा 0 प्लस हाफ EE अपॉन MP एंड TP स्क्वायर। हमें कहा गया है टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ कंपेयर करना है, तो डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो क्या हो जाएगा हाफ EE अपॉन ME TE स्क्वायर अपॉन हाफ EE अपॉन MP TP स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से रिजल्ट क्या आ गया TE इज लेस देन TP। ठीक है, कंपेयर कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं था। कंसेप्ट क्या था कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है निगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये कंसेप्ट था। और दूसरा एक्सेलरेशन निकाल देना था दोनों का, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों वाला। अब 2018 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टेट का क्वेश्चन बनाया गया है। आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि टॉय कार ऑफ चार्ज Q मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फोर्स QE। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 meter per second in 1 second. At this instant, direction of electric field is reversed. The car continues to move for next 2 more seconds under the influence of this field. क्वेश्चन को पढ़ के ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बस 1% यूज है। पूरा का पूरा क्वेश्चन ये काइनेमैटिक्स का है। ठीक, हमें ये मालूम है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर कितना फोर्स लगता है F इक्वल टू QE। अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक चार्ज का बस इतना ही यूज है कि ये कांस्टेंट फोर्स हो गया। देखिए Q फिक्स है, E फिक्स है, M फिक्स है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जब डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो ये A माइनस A हो जाएगा। बस इतना ही यूज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बाकी कहीं भी यूज नहीं है। पूरा पूरा ये काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। काइनेमैटिक्स में हमें ये पता है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का जो एरिया होता है, इसका एरिया हमें क्या देता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हमें बस इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बस ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इतना जान गया। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहीं यूज नहीं है। हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में कहा गया कि इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड इन 1 सेकेंड। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 6 है। तो क्या होता है v इक्वल टू u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0, a और कितने सेकंड में 1 सेकंड में, दिस इज 1। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, फिर क्या क्या कहा गया, एट दिस इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। ठीक, रिवर्स करने के बाद भी 2 सेकंड तक चला है। दैट मीन्स 0 से 1 सेकंड तक। ठीक है, A पॉजिटिव रहा है। नाउ 1 से 2 सेकंड तक
और फिर 2 से 3 सेकेंड तक, मतलब अगले 2 सेकेंड तक ये क्या है, निगेटिव है, यहां भी ए निगेटिव है। इतना समझ में आता है, क्योंकि अगले 2 सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट कर दिया गया, तो क्या होगा, आपका फील्ड निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी थी, 6। तो ड्यूरिंग 1 to 2 सेकेंड अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं v1, तो क्या होगा, u v इक्वल टू यू प्लस एटी। इस 1 सेकेंड के बाद इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया था। तो मैं आफ्टर 2 सेकेंड में वेलोसिटी जानना चाहता हूं। आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगा, u मतलब 6 और a की जगह पे -6 इंटू 1। दैट मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी देखिए 0 हो गया। दैट मीन्स जब आप 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक का ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब देखते हैं कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, जब 2 से 3 सेकेंड पे आप जा रहे हैं तब क्या हो रहा है। अब देखिए, इस टाइम पे वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड आपका वेलोसिटी अगर 3rd सेकेंड में पूछना है v2, तो क्या होगा, आफ्टर सेकेंड आपका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 माइनस एक्सेलरेशन अभी भी वही है, इंटू 1, कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाता हूं तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव होता है। ठीक है, अब क्या कहा गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कहां से कहां तक, 0 से 1 सेकेंड तक। ठीक है, 0 से 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पहुंच गई, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले 1 सेकेंड में यहां देखिए 1 से 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो गई, 0। दैट मीन्स ये जब 2 सेकेंड आए तो वेलोसिटी कहां गई, ये वेलोसिटी एक कर्व है तो ये 0। सेकेंड से 3rd सेकेंड में, मतलब एट द एंड ऑफ 3rd सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो गई, -6। दैट मीन्स ये नीचे चला जाएगा, ये क्या हो गया, -6 और ये 3। अब हमें ये पता है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं साइन के साथ लूंगा, इसका एरिया क्या होगा, ये 6 और ये 2, इसका एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस कितना है, 2 और हाइट कितना है, 6। तो इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 6 मीटर। यहां पे अगर मैं निकालू तो इसका बेस कितना है, 1, यहां से लेके यहां तक 1, और ये हाइट कितना है, 6, जहां पे 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ध्यान से समझिए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं है, तो टोटल कितना चला गया, तो इस रीजन में 0 से 2 सेकेंड तक 6 मीटर चला गया, और सेकेंड से 3rd सेकेंड तक इस सेकेंड में 3 मीटर चला गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 + 3 9 मीटर। और टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, 9/3 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। नीचे का निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, 1 से 2 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6,
और 2 से 3 तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, -3। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया +6 -3, दिस इज 3 मीटर। दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 3, टोटल टाइम 3, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स एवरेज स्पीड होगा 3 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी होगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब देख लीजिए क्या पूछा गया था, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या है 1 और एवरेज स्पीड है 3, ये आपका आंसर। मैं इसको फिर से दोबारा करा देता हूं, समझाता हूं। 1 से 2 सेकेंड तक बहुत क्लियरली समझ लीजिए, 0 से 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, 1 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन नेगेटिव था, 2 से 3 सेकेंड तक एक्सेलरेशन नेगेटिव था। आफ्टर 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड के लास्ट में वेलोसिटी कितना हो गया था 6 मीटर, देख लीजिए यहां पे 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड के अंत में वेलोसिटी कितना हो गया था 0, और तीसरे सेकेंड के अंत में वेलोसिटी हो गया था -6। अब हमें ये कंसेप्ट पता है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है उसका एरिया, दैट मीन्स वीटी ग्राफ का जो एरिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ते हैं तो डिस्टेंस, साइन के साथ ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वैल्यू जोड़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट। हमने एरिया निकाल दिया इसका और इसका एरिया 6 आया, इसका एरिया 3 आया। जब टोटल जोड़ा तो डिस्टेंस हो गया 9 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 3। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं रंजन मिश्रा, रेवोल्यूशन फिजिक्स से, गाजियाबाद से। और आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है? 2 दिन बाद एग्जाम है आपका, तैयारी तो हो ही गई होगी आपकी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन लेके आज देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लिया आपने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक पे चार्ज है -E और दूसरे पे है E प्लस डेल्टा E। ठीक है, इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो आपको डेल्टा E बताना है कि किस रेंज का होगा। ठीक है ना, डेल्टा E इज द ऑर्डर ऑफ, ये क्वेश्चन है। तो नेट चार्ज, सबसे पहले तो नेट चार्ज देखेंगे कि नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज कितना है, एक पे है E प्लस डेल्टा E और दूसरे पे है -E। तो नेट चार्ज क्या हो गया E। दैट मीन्स एक एटम के ऊपर चार्ज कितना आ गया डेल्टा E नेट। अब आपको 2 एटम है तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा E स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, क्योंकि कहा गया है कि उसके बीच का डिस्टेंस कितना है D है। एंड ये इक्वल किसके है, इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो दोनों का मास सेम होगा। ठीक है, तो m स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन D स्क्वायर। यहां से आपको डेल्टा E निकाल देना है, वैल्यू रख दीजिए। ये कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, इंटू डेल्टा E होल स्क्वायर, दिस इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, ये लिख देते हैं मास गिवन है इसका 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 होल स्क्वायर। तो यहां से आप कैलकुलेट करके डेल्टा E की वैल्यू निकाल लेंगे। इट विल बी अप्रॉक्स 1.43
इंटू 10⁻⁻37। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करना था, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कर देना। मैं बार बार बताता हूं कि नीट में हमेशा एक ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हमने क्या किया, पहले चार्ज निकाला, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल कर दिया। आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2017 का है। ये आप केवीएल लगा के आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिना केवीएल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं केवीएल से करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक कैपेसिटर है, इज चार्ज बाय ए बैटरी। ठीक है, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर था। ठीक है, इसको क्या किया गया, एक बैटरी से चार्ज किया गया। ठीक है, नाउ बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर इज कनेक्टेड। अब मान लीजिए इस बैटरी से जब चार्ज किया गया तो इसकी कैपेसिटी C थी और चार्ज इस पे Q0 था, तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी हो जाएगी Q0 स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि एनर्जी स्टोर क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर। अब वोल्टेज के टर्म में बात करना नहीं है, चार्ज के टर्म में बात करना है, तो इसको यूज कर रहे हैं। अब कहा गया कि इस बैटरी को हटा दिया गया, ठीक है, और दो कैपेसिटर सेम टाइप के जोड़ दिए गए। अब क्या है कि ये वाला चार्ज हो गया है। अब आपको मालूम है, पहले से हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि चार्ज कैपेसिटर एज ए बैटरी या काम करता है। ठीक है, चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, वो एक्टिव सोर्स के तौर पे काम कर सकता है, सप्लाई के तौर पे काम कर सकता है, अगर उसको आप चार्ज कर देते हैं। अब ये क्या था, चार्ज हो गया, तो अब ये बैटरी ये काम करेगा, माइनस प्लस, फिर ये वाला क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अब मुझे मालूम नहीं है कि इन दोनों पे चार्ज क्या होगा, तो मान लीजिए इस पे Q1 है और इस पे Q2 है, दोनों का कैपेसिटी क्या है, C है, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है। अब हमने क्या किया, केवीएल लगा दिया इसके अंदर, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केवीएल लगाएगा तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन ए लूप इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले क्या है, माइनस Q1 अपॉन C, होता क्या है, Q इक्वल टू C भी होता है, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, तो इसके ये प्लस हो गया, माइनस से प्लस जाने पे प्लस, और फिर प्लस से माइनस जाने पे माइनस, दैट विल बी Q2 अपॉन C इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, Q1 इक्वल टू Q2 आ गया, दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, जो केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, वो कैपेसिटर पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं और रजिस्टर पर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैपेसिटर पर अप्लाई कर रहा हूँ, करंट का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर भी हम अप्लाई करते हैं और वैसे ही अप्लाई करते हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। टोटल वोल्टेज ऑफ इसका वोल्टेज, तो दोनों का वोल्टेज हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या आ गया, Q1 प्लस Q2। बट कंजर्वेटर ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां से क्या था, टोटल चार्ज शुरू में Q0 था, इसका मतलब क्या है कि Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q0, और ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 इक्वल टू Q0। यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या आ गई, Q0 बाई 2 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू Q2। बाद में चार्ज कितना हो गया, Q0 बाई 2। ठीक है, अब इनिशियल में हमारे पास एनर्जी थी Q0 स्क्वायर अपॉन 2C, अब बाद में चार्ज हो गया है Q0 बाई 2। ठीक है, अब बाद का एनर्जी देखते हैं कितना है, इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब हमें बाद का एनर्जी देखना है, तो बाद का एनर्जी क्या होगा, फाइनल एनर्जी UF, तो क्या होगा, Q1 स्क्वायर बाई 2C।
ठीक है, प्लस Q2 स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि कैपेसिटी दोनों का सेम था। अब वैल्यू रख दीजिए Q1 स्क्वायर, तो क्या होगा Q0 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा इंटू 2 8C प्लस ये हो गया Q0 स्क्वायर अपॉन 8C। तो क्या हो गया, रिजल्टेंट आ गया Q0 स्क्वायर अपॉन 4C, क्योंकि दोनों चीजें तो 2 हो गया, 2 से कट गया ये। अब ये देखिए क्या आ गया Q0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2C, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या था, इनिशियल था, Q0 स्क्वायर अपॉन 2C, इतना पार्ट क्या था, इनिशियल था। दैट मींस U फाइनल क्या आ गया, U I by 2 आ गया। दैट मींस डिक्रीजेज बाय फैक्टर 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें भी कुछ ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं थी। ये 2017 का क्वेश्चन था। मैं बार बार आजकल बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2017 का ही क्वेश्चन है, नीट 17 का। इस क्वेश्चन को करने में आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना इस क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा। क्वेश्चन देखिए पूरा बोर्ड भर गया है, एक बार पढ़िए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने में आपको हार्डली 10 सेकंड लगने हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि ए से बी पे ले जाने में किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क डन करने का, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, या कितना होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ये फिगर है, इक्विपोटेंशियल है, ठीक है। अब आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चारों ही केस में चेंज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दैट मींस चारों ही केस में ए से बी पे ले जाने में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस आपको उतना ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में जितना आपको पढ़ने में लगेगा। एक लाइन का कंसेप्ट है कि वर्क डन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और सब में पोटेंशियल एनर्जी सेम चेंज होगा, ठीक है, इसलिए वर्क डन सब में सेम होगा। थैंक यू।